हाँ जी, नमस्ते। मैं बात करता हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहती है, और पीएसएल एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आरबीआई इंश्योर करती है कि जो भी बैंक्स क्रेडिट देती है, उधार बैंक जो देती है, वो सभी वर्गों के पास, समाज के सभी वर्गों के पास पहुंचे, है ना। सभी वर्ग बोले तो मतलब सारी उम्र के लोग, और इन इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन आप देखो, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास नहीं है, सारे सेक्टर्स जो है, सारे सेक्टर्स के पास पहुंचे। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अपने आप में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी बहुत बड़ा पार्ट है। कैसे? भाई, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैंने बताए थे कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बैंक्स अगर सिर्फ एक ही सेक्टर को उधार देती रहे, जैसे मान लो मोबाइल, और आजकल ई कॉमर्स का आपने देखा होगा, बड़ा चर्चा है ई कॉमर्स का। आजकल हर रोज देखोगे दो तीन कंपनियां, दो तीन वेबसाइट आ जाती है, कुछ चप्पल बेच रही है, कुछ केला बेच रही है, कुछ आजकल मसाला बेच रही है, कुछ सैंडल वैंडल तो बेच ही रही है। मतलब सैंडल वैंडल की तो 50 कंपनियां होगी। गिफ्ट बेच रही है, क्या नाम लो आप, वो चीज अवेलेबल होगी। एक तो आजकल न्यूज़पेपर भी, कचरा जो होता है ना, कबाड़ी वाला कलेक्ट नहीं करेगा, आजकल वेबसाइट आके वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर कर दो। वहां से एक आदमी कपड़े पहने हुए, एकदम आई कार्ड गले में डाला हुआ आएगा। हेलो सर, इंग्लिश में बात करेगा। हेलो सर, वी आर फ्रॉम दैट कंपनी एंड आई हैड बीन इन्फॉर्म टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर प्लेस। गार्बेज तो नहीं, कबाड़ी। अच्छा देखो, तो मैं कह रहा हूँ सारा पैसा तो यहीं जाएगा ना, इसलिए कोई न कोई तो एक एक ऊपर रेगुलेशन वाला होना चाहिए। और आरबीआई आरबीआई ये इंश्योर करती है थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कि जो भी पैसा उधार दिया जा रहा है वो सिर्फ एक सेक्टर को, एक आदमी को, एक शहर को, एक टाइप के लोगों को नहीं जाए, सबको बटे। खरबूजा कटा, सब में बंटा। ये है आरबीआई का सिद्धांत, है कि नहीं? तो इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है। ये क्या होती है देख लेते हैं। भाई, फास्ट हूं तो बोल देना, स्लो हूं तो बोल देना, और परफेक्ट हूं वो पॉसिबल नहीं है। टी शर्ट पे लिखा रहता है नो वन इज परफेक्ट, तो मैं परफेक्ट नहीं हूं। तो इसका नियम है कि 40% जो भी क्रेडिट जाता है ना, ज्यादा टेक्निकल नहीं ले जाऊंगा। वो कहते हैं कि एडजस्टेड नेट क्रेडिट वगैरह वगैरह। क्रेडिट मतलब जितना उधार जाता है, ये समझ लो, जितनी उधारी आरबीआई की होती है, सॉरी आरबीआई की क्या, जो बैंकों की होती है, उस उधारी का 40% कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। और प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है? आपको लगा आपके लिए तो कुछ भी प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी नहीं, देश की प्रायोरिटी, समाज की प्रायोरिटी। और देश की प्रायोरिटी सेक्टर 6 बताए हैं आरबीआई ने। कितने बताए? 6 बताए। तो आरबीआई ने बैंकों को कहा सबको बिठा के कि लिख लो, है ना, कान पकड़ के। उन्होंने कहा, और मैं आपको कहता हूं लिख लो ये 6 सेक्टर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रायोरिटी नहीं हो सकती हमारे देश की, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधी जनता, आधी से ज्यादा जनता तो एग्रीकल्चर के भरोसे ही चलती है। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं चलती तो नहीं चलती है। ठीक है, नंबर 1 एग्रीकल्चर। अच्छा, नंबर 2 एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्या होता है? विदेश में जो सामान बेचते हैं, हम यहाँ से सामान भेजते हैं, जो विदेश में बेच के उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन। अभी आज की दुनिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन जरूरी है ना। एक्सपोर्ट होगा तो आपका नौकरियां बढ़ेगी, डॉलर आएगा, इधर डॉलर आएगा तो हम खुश। अच्छा, नंबर 3 माइक्रो एंड स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स जो है, ये माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स क्या होती है? कंपनियां। मतलब ये माइक्रो और स्मॉल कंपनियां इंडस्ट्री और सर्विसेज में होती है। अगर आपको नहीं पता है माइक्रो स्मॉल कैसे, क्या पता है, अगर रूल चेंज होने वाला है, पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ भी डिस्कस किया जा रहा है कि ये इसकी डेफिनेशन चेंज की जाएगी। अच्छा, नहीं पता है तो पीछे ढूंढ लो, कहीं कहीं वीडियो होगा मैंने बनाया हुआ, उसमें देख लो। अच्छा, 3 सेक्टर हो गए। और चौथा क्या? एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा। ये एजुकेशन है कि नहीं? देखो, गुल्फी वाली की आवाज आ रही है, नहीं पढ़ेगा तो गुल्फी बेचोगे। पांचवा सेक्टर है भाई जी, हाउसिंग। हाउसिंग बोले तो घर, हाउसिंग बोले तो आशियाना, आसियाना, आसियाना। ठीक है, आसियाना। और नंबर 6 अदर। आप बोलोगे अदर क्या होगी? अदर की क्या डेफिनेशन है?
अरे भाई वीकर सेक्शंस जो हुए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अच्छा अब वीकर सेक्शंस का क्या डेफिनेशन बताऊं आपको। वीकर सेक्शंस तो आपके दलित हो गए, है ना, दलित वगैरह, और बहुत लंबी लिस्ट है। अब देखो ये थे याद रख लेना आपके जानने के लिए, और उसके अंदर और घुसना है आपको, तो उसके अंदर क्या होता है, इनका इनका हर उसका टारगेट होता है। आरबीआई क्या करती है, इन सब का सब टारगेट भी, ये कैटेगरी है इसमें सब टारगेट दे देती है। बोलती है इसका कुछ परसेंट डायरेक्ट को जाना चाहिए, इसका कुछ परसेंट इनडायरेक्ट। भाई एग्रीकल्चर को एक तो डायरेक्ट भी जा सकता है, इनडायरेक्ट भी तो जा सकता है। कैसे, आप बोलोगे अरे भाई जी मशीन बनाने के लिए कोई फैक्ट्री, एग्रीकल्चर के लिए वो जो पीछे हल, ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा होगा ऐसे हल लगा हुआ रहता है, बीज जो बिजाई होती है उसमें हल लगा रहता है। अभी हल चल रहा है, अब हल चलाने की कोई मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आप बोल दोगे कि एग्रीकल्चर का है। अरे इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर है ना वो, है कि नहीं, तो इनडायरेक्टली जोड़ा जाएगा। तो इसमें ना सब टारगेट दे देते हैं ये इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का। अच्छा सिर्फ 40% जो दिया है, वो मैंने बताया था 40% तो इंडिया की बैंक्स के लिए है, याद रखना, डोमेस्टिक यहाँ की बैंक्स है। फॉरेन बैंक्स के लिए तो थोड़ा अलग है रूल, फॉरेन बैंक्स के लिए 32% है, और वो उन्हीं फॉरेन बैंक्स के लिए जिनकी ब्रांचेस 20 ब्रांच से ज्यादा हो। इसलिए देखा होगा कुछ कुछ फॉरेन फॉरेन ब्रांच सिर्फ 19 ही ब्रांच रखती है है ना, ताकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं जमा कराना पड़े। ये बहुत केयर करते हैं ना, किसका, लोगों का नहीं, रेगुलेशन का, है ना। अच्छा फॉरेन बैंक को तो भूलो यार, भूल ही जाओ, इनको तो मैं काउंट ही नहीं करता अभी देखो आरबीआई जो है, आरबीआई के 6 सेक्टर है, इन सब सेक्टर में सेक्टर वाइज टारगेट भी देती है आरबीआई। अब सेक्टर वाइज टारगेट जानना है, देखो सब टारगेट एग्रीकल्चर का जान लो, सिर्फ 18% रहता है, एग्रीकल्चर को 18% आपको लोन देना रहता है, ये जान लो बस। कितना, एग्रीकल्चर को 18। अच्छा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आपको देना पड़ेगा 10%, 10%, ठीक है, यानी 28% तो इसका लास्ट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और आपका नंबर 1 एग्रीकल्चर है, उनको देना पड़ेगा। ये जो सब टारगेट है ना, ये फॉरेन बैंक्स के लिए लागू नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब टारगेट्स फॉरेन बैंक के लिए लागू नहीं होते हैं। ये सब टारगेट क्या, ये मतलब सिंपल बड़ा टारगेट लागू होता है उनके लिए, यानी ये सब टारगेट लिख लो, फॉरेन विदेशी विदेशी बैंक के लिए लागू नहीं होता है, लागू नहीं होवत है, होवत है, ये लिख लो। चलो ओके बाय बाय, अभी तो बाय बाय बोलते हैं। देखो अभी ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत न्यूज में है ना, क्योंकि एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनी थी आरबीआई के अंदर, मैं कह रहा इंटरनल वर्किंग ग्रुप, वर्किंग कमेटी, क्या वर्किंग ग्रुप, ये एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं, आरबीआई अंदर ही अंदर बिठाती है। ये एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी थी आरबीआई को, है ना, जो जो आरबीआई के गवर्नर है। अब उन्होंने इस रिपोर्ट में देखा था और आरबीआई ने कुछ चेंज किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। सही बताता हूँ, कुछ काम करनी है आपके, कैसे काम करनी है उसमें ना, थोड़ा सब टारगेट जो है, सब टारगेट जो रहते हैं उसके अंदर सब टारगेट का क्या करती थी ना, बैंक मिस क्लासिफिकेशन कर देती थी, इधर का इधर करती थी, इधर का उधर लिख के और अपना टारगेट पूरा दिखा देती थी। मतलब इजी है, जहां इजी था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, और जो मिस क्लासिफिकेशन है उसको चेंज करके ये सब टारगेट वाला थोड़ा और थोड़ा चेंज है। अच्छा और मैंने कहा था ना जो फॉरेन बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स उनके यहाँ सब टारगेट लागू नहीं है, सब टारगेट लागू नहीं है, ये कहा था, यानी सब टारगेट अब उनको लागू हो जाएंगे, लेकिन 5 साल उनको मिलेंगे। 5 साल उनको मिलेंगे किसके, 5 साल उनको मिलेंगे कि वो लेवल पे पहुंच जाए, किस लेवल पे, जो सब टारगेट इनको दिया गया है। अच्छा और जो सब टारगेट था किसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर का, वो सब टारगेट अब इट इज डन अवे विथ, मतलब कैंसिल कर दिया है। अभी एक नया सब टारगेट आएगा, ताकि उससे क्लियर पता लग जाए और क्लियर होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जितना लोन दिया है उसका कुछ सब टारगेट होगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का। तो इससे चीजें क्लियर भी हो जाएगी और रेगुलेशन भी इजी हो जाएगा और पर्पज भी सोल्व हो जाएगा। चलो इतना ही जानो प्रायोरिटी सेक्टर। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। सब्सक्राइब करो, लाइक करो।